हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपके लिए ये नया सेट एक फिर लेके आया हूँ जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पे है। तो चलिए इसको आज हम लोग देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऐतिहासिक काल में, दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल में, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल में, या चौथा आद्य ऐतिहासिक काल में। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है। पहला ऑप्शन ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल, या चौथा आद्य ऐतिहासिक काल। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु सभ्यता का काल जो है फिर किस काल में पड़ता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण युग, दूसरा ऑप्शन है शूद्र युग, तीसरा है राम युग, या चौथा है महाभारत युग। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। पूछ रहा है 800 से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना, किस काल पे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ब्राह्मण युग, जो है 800 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के काल के से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, पहला ऑप्शन है आपके पास, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है बोंगज कोई का महत्व इस किस लिए है, इसके बारे में ये जानना चाह रहा है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपको होगा पहला, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। कहाँ के अभिलेख पे, तो बोंगज कोई के, ठीक ना, यही होगा उसका आंसर। देवी देवताओं, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है बोंगज कोई पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। तो चलिए ऑप्शन देखिए। पहला है उपनिषद, दूसरा है भागवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है यजुर्वेद। आई थिंक हमको उम्मीद है जो कि ये बहुत सारे लोगों को सबको पता ही होगा। तो पर भी चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था। पहला ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, दूसरा ऑप्शन है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, तीसरा ऑप्शन है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र, और या चौथा ऑप्शन है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था। ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, दूसरा ऑप्शन है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, तीसरा ऑप्शन है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या चौथा ऑप्शन है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों।
तो इसका जो आंसर है संगम युग का उरैयूर जो है वो आपको कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग का उरैयूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है आपके पास उपाली, दूसरा आनंद, तीसरा रघुलाभद्र और चौथा ऑप्शन है आपके पास मखली गोसाल। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो मखली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, मखली गोसाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास पारसियन, सेकंड ऑप्शन है हिंद यूनानी लोग, थर्ड ऑप्शन है कुषाण, फोर्थ ऑप्शन है गुप्ता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन फिर से देख लीजिए, पारसियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्ता। तो चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं, वो है गुप्ता के काल में, गुप्ता के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर चौथा ऑप्शन है अशोक का सोपारा अभिलेख। फिर से देख लीजिए, कह रहा है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, किस अभिलेख से? तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है दोस्तों आपको मिलेगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है तो यह मिलता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस में बताया है? ऑप्शन है आपके पास महस्की का लघु स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है रोमिंदेय स्तंभ, तीसरा है किन स्तंभ या चौथा है भाब्रू स्तंभ। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पहला ऑप्शन है आपके पास महस्की का लघु स्तंभ, दूसरा है रोमिंदेय स्तंभ, तीसरा है किन स्तंभ, चौथा है भाब्रू स्तंभ। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपको भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में जो है सो आपको अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। पहला ऑप्शन है संगम साहित्य, दूसरा है मिलिंद पन्हो, तीसरा है जातक कहानियाँ, चौथा है उपरोक्त सभी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियाँ या उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा ये मिलिंद पन्हो जो है उसी में जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन जो है फिर मिलिंद पन्हो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं।
देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पाल वंश, तीसरा ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रकूट वंश और चौथा ऑप्शन है आपके पास प्रतिहार वंश। तो पूछ रहा है किस वंश ने शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर देखते हैं, आई थिंक हमको लगता है बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है आपको गुप्त वंश जो है वो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ये जो है आपको प्रतिदिन जो है वो आपको मिलता रहेगा ये सेट। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।